नमस्कार। देखिए, मैं हरनाथ सिंह आपके सामने आज क्लास 10th के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें ये भाग 3 है। देखिए, थोड़ा सा बच्चों में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो को देखा करें तो साथ में नोटबुक रखा करें। इसको पिक्चर की तरह न देखा करें। आप नोटबुक रखिए, बुक में नोट करते जाइए, वीडियो को पीछे पॉज कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए और साथ ही साथ में आपको इसके सब्सक्रिप्शन में या उसके पीछे उसके डिटेल्स में हम आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। तो मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप नोट्स बनाएं हाथ से और इन वीडियो को बार बार देखें। तो आज का वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर 1 आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है। नंबर 2 हम आपको पढ़ाएंगे हम दर्पणों को कैसे पहचानें कि ये उत्तल दर्पण है, कि अवतल दर्पण है, कि ये समतल दर्पण है। हम अवतल जो हमारे गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण, उनका उपयोग क्या है, व्यवहारिक जीवन में हम कहाँ पर उपयोग करते हैं। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज के संख्यात्मक प्रश्न। ये संख्यात्मक प्रश्न कक्षा 10th वाले बच्चों को बेस क्लियर करते हैं। साथ में ये 12वीं क्लास के बच्चों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए, जिससे कि हमारा बेस मजबूत हो। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे। दर्पणों की पहचान, ये हम आपको समझाएंगे। दर्पणों का उपयोग, व्यवहारिक जीवन में हम दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। और इसके साथ साथ दर्पणों के सूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पर हमारे संख्यात्मक प्रश्न मिलते हैं। एक चीज़ और साथ में आप जानिए कि हमारे फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी संख्यात्मक प्रश्नों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आवर्धन। ये पहले बात ये आती है, आवर्धन होता क्या है। ये अनुपात होता है किसका, हमारा जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसको हम m से प्रकट करते हैं। m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इसको शॉर्ट में लेते हैं m=I/O। ये अनुपात होता है, इस वजह से इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ये मात्रकहीन राशि है, इसका मात्रक नहीं होगा। m लिया गया है, इसको m इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इस वजह से इसको m से प्रकट करते हैं। देखिए, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में ये अवतल दर्पण है M1 M2 और इसके मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है इसका, इस पर ये वस्तु रखी हुई है O डैश, ये वस्तु रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब I डैश बनना है, I डैश, ये प्रतिबिंब बनना है। इसमें ये भी देखिएगा, इसमें हमें जो हमारे परावर्तन के नियम है वो लागू होंगे। क्या परावर्तन, ये किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, ये देखिए, ये इस तरह से आपतित हो रही है और ये यहाँ से परावर्तित होकर आ रही है। एक किरण ये ले रखी है और ये परावर्तित होकर यूँ आ रही है। तो ये कौन होगा हमारा I, ये कौन होगा I, O डैश PO, ये देखिए, ये O डैश PO, ये होगा I। और दूसरा है, ये देखिए OPI डैश, ये होगा R। इसको हम लेंगे I आपतन कोण और इसको लेंगे R। ये दोनों बराबर होंगे, I बराबर R। ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आप ये देखिए, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज एक बनना है,
ओ डैश ओ और पी, और एक समकोण त्रिभुज ये बनना है। ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज ये बनना है। ये है पी आई आई डैश। ये कोण बराबर है, ये कोण आई है, ये कोण आर है। तो इस वजह से ये त्रिभुज कैसे हुए? ये समरूप त्रिभुज हुए। क्यों? और समकोणी त्रिभुज भी हुए। समकोणी त्रिभुज होंगे तो ये तो बराबर होगा, ये बराबर हो गए, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ओ डैश ओ पी समरूप होंगे त्रिभुज आई डैश आई पी। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये वाली भुजा ओ आई आई डैश बटे ओ आई डैश, आई आई डैश बटे ओ आई डैश बराबर होगा पी आई, ये वाली भुजा पी आई बराबर बटे पी ओ, ये वाली भुजा। तो ये निष्कर्ष यहाँ से निकल के आ गया है समरूप त्रिभुज से। अब देखिए इसमें इस दूरी को, इसकी जो ये वाली है लंबाई ओ है डैश है, इसको प्रदर्शित किया गया है -/2 से। इस लंबाई को -/2 से, माइनस से क्यों प्रदर्शित किया गया? क्योंकि ये नीचे की तरफ है। जब भी हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये दूरियां कैसी ली जाएंगी? ऋणात्मक ली जाएंगी। और यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ डैश है, ये लिया गया है +/1। तो इस वजह से ये -/2/1 हो जाएगा इसकी जगह पर, ये हो जाएगा। अब देखिए पी आई क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक है। ये है पी आई माइनस का है, ये माइनस हो गया, और ये वाला माइनस हुआ -v, और ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। तो पी आई भी आपका ऋणात्मक है, ये होगा -v, और पी ओ ये होगा -u। इनको हमने इसमें रख दिया तो ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और /2/1 इज इक्वल टू -v/u आया। देखिए जब भी हम इस सूत्र को उपयोग करेंगे तो v और u के मान चिन्ह सहित रखेंगे। ये जो सूत्र है वो दोनों दर्पणों के लिए, गोली दोनों दर्पणों के लिए लागू है। जैसे हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू है, और समतल दर्पण के भी लागू है। समतल दर्पण में m का मान हमेशा 1 होगा। ये चीज़ हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं। m बराबर हमने पीछे निकाला था, m बराबर -v/u। अब देखिए समतल दर्पण में v और u बराबर होते हैं। v और u संख्यात्मक रूप से बराबर होते हैं। इसको मॉडुलस बोलते हैं। संख्यात्मक रूप से बराबर होगा तो m का मान माइनस आ गया। और समतल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए देखिए यहाँ पे v बराबर क्या होगा? जैसे ये समतल दर्पण है, यहाँ वस्तु रखी हुई है और ये दर्पण है, यहाँ ये u होगा, माइनस का होगा, और यहाँ वस्तु होगी तो ये v प्लस का होगा। तो जब हम इसमें रखेंगे, इसका मान रखेंगे, जैसे ये -x हुआ और ये +x हुआ, तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो ये मान जो आएगा ये -x, ठीक है। तो इसमें एक ये प्लस होगा तो m का मान प्लस का आ जाएगा, m का मान। और इसी तरह से जो हमारे वैसे प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए
के लिए अब हम देखेंगे m का मान कैसा होता है। आभासी के लिए तो धनात्मक होता है। अब जैसे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना, ये देखिए, ये वस्तु है, तो u बराबर मान लीजिए ये हमारी ऋणात्मक राशि हुई, ऋणात्मक हुआ, ठीक है, और v ऋणात्मक हुआ। जबकि इनके हम मान रखेंगे तो m बराबर माइनस v अपॉन माइनस u। तो ये हमारा जो m आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक। तो ये चीज क्लियर हो गई। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए n धनात्मक होता है। अब देखिए m को हम दूसरे पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आभासी प्रतिबिंब के लिए m धनात्मक होगा, ये m धनात्मक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m ऋणात्मक होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम इसको m को हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ये तो हमारा सूत्र होता ही है, m बराबर I अपॉन ओ, ये तो सूत्र होता ही है, I अपॉन ओ और बराबर v अपॉन, ये तो सूत्र होता ही है। लेकिन इसको हम दूसरे रूप में भी व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं, रखे जाते हैं, देखिए ये सूत्र होता है दर्पणों के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने क्या किया, v से गुणा किया, तो v से जब गुणा करेंगे तो v अपॉन एफ प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन यू, ये सूत्र निकल के आया। और v अपॉन एफ बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा m, क्योंकि m बराबर होता है माइनस v अपॉन यू। तो माइनस m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस m बराबर v अपॉन यू। तो इस तरह से m बराबर 1 माइनस v अपॉन एफ, और इसको हम लगतों में लेके सॉल्व करेंगे तो ये सूत्र निकल के आएगा। इसी तरह से अगर हम u का गुणा करें, यहाँ हमने किसका गुणा किया था, v का, यहाँ हम अगर हम इसमें हमने गुणा किया था इसमें v का, यहाँ पे हमने गुणा किया u का, तो u अपॉन एफ u अपॉन v प्लस, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एम, और इसको हम जब सरल करेंगे तो m बराबर 1 अपॉन एफ माइनस यू। तो इस तरह से हमारा सूत्र ये कंबाइन होकर के ये सूत्र आता है m बराबर I अपॉन ओ बराबर माइनस v अपॉन यू बराबर f माइनस v अपॉन f बराबर f अपॉन f माइनस यू। ये इस सूत्र का हम उपयोग करके आवर्धन निकाल लेते हैं। ये रेखीय आवर्धन होता है, आपको आगे बताया जाएगा। आवर्धन हमेशा अनुपात होता है, आवर्धन। अभी हम यहाँ पे रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं, आगे चल के हमें एक कोणीय आवर्धन भी पढ़ना पड़ेगा। रेखीय आवर्धन और दूसरा होगा कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन ये जो प्रकाशीय के अंत हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, कोणीय आवर्धन, ठीक है। तो इसमें अभी हमारा मुख्य हमें समझना होगा रेखीय आवर्धन, और रेखीय आवर्धन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और ये हम देखते हैं कि दर्पणों की पहचान कैसे होती है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो दर्पण होते हैं वो ऐसे कैटेगरी, इस तरह से विभाजित किया गया है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ये मैं पहले बता चुका हूँ, गोलीय दर्पण इसको क्यों कहते हैं, इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक गोले के भाग होते हैं। और गोलीय दर्पण को फिर दो भागों में बांटा गया है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो दर्पणों की जो पहचान होती है, मतलब दर्पण हमारा कौन सा है, समतल है या अवतल है या उत्तल है, इसको पहचानने के लिए एक पहली विधि अपनाई जाती है स्पर्श करके। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में दर्पण की वक्रता त्रिज्या कम होती है। इसके लिए हम लकड़ी का एक पैमाना लेते हैं, ये M1 M2, और उसके ऊपर यदि पैमाना दर्पण की सब जगह स्पर्श करता है
तो वो समतल दर्पण है, जैसा कि इसमें दिखाया है, सब जगह स्पर्श करता है तो वो समतल दर्पण कहलाता है। यदि पैमाना दर्पण के किनारों पर स्पर्श करे, किनारों पर ये, तो वो और उसका कुछ भाग दबा रह जाए तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। और यदि पैमाना दर्पण के केवल बीच भाग में स्पर्श करे, जैसा कि इसमें दिखाया गया, बीच भाग में स्पर्श करे तो वो उत्तल कहलाता है। मतलब सब जगह स्पर्श करे तो समतल दर्पण, केवल कोनों पे स्पर्श करे तो वो अवतल दर्पण, केवल बीच में स्पर्श करे तो वो उत्तल दर्पण। दूसरा, हम इसको प्रतिबिंब देखकर भी हम पहचान सकते हैं। यदि किसी वस्तु का दर्पण से विभिन्न दूरियां रखने पर हर बार प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने तो समतल दर्पण होता है। जैसा कि हम शीशे में देखते हैं, अपना सुबह चेहरा देखते हैं तो उसमें चाहे हम आगे रहें चाहे पीछे रहें, हमेशा हमारा प्रतिबिंब आभासी दिखाई देगा, अर्थात सीधा दिखाई देगा, तो वो हमारा समतल दर्पण होता है। यदि वस्तु को दर्पण के पास रखने पर प्रतिबिंब सीधा व बड़ा बने और दूर ले जाने पर उल्टा बने, मतलब सीधा भी बने और उल्टा भी बने, मतलब दोनों तरह का, आभासी भी बने वास्तविक बने, तो वो हमारा दर्पण होता है अवतल दर्पण। और एक ऐसा होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब कहीं पे भी रखें हमेशा सीधा ही बनता है, लेकिन छोटा बनता है, तो वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। एक बार फिर मैं दोबारा बता दूं, प्रतिबिंब देख करके भी हम पता लगा सकते हैं। समतल दर्पण में हमेशा बराबर का प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, चाहे हम दूरी को कितना कम ज़्यादा कर लें। उत्तल दर्पण में हमेशा हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। लेकिन अवतल दर्पण में दोनों ही स्थितियाँ होंगी। जब हम पास में लाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा, और जब हम दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, तो वो हमारा दर्पण होगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें जानकारी मालूम होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि इनका उपयोग क्या है, दर्पणों का उपयोग क्या है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अवतल दर्पणों का उपयोग लेते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग, देखिए अवतल दर्पणों के उपयोग में ये देखिए, अवतल दर्पणों के उपयोग हम सबसे पहले लेते हैं और ये देखते हैं कि ये देखिए, सबसे ये जो अवतल दर्पण होते हैं वो सामान्यतः जो टॉर्च होती है उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह की टॉर्च होती है, इस तरह की, इसमें यहाँ बल्ब होता है, ये बल्ब इसके फोकस पर रखा होता है। जैसे ही बल्ब जलता है तो यहाँ से चलने वाली किरणें इस तरह से समानांतर हो जाती है, तो ये टॉर्च की लाइट के लिए उपयोग किया जाता है। ये पैराबोलिक हमारा होता है अवतल दर्पण इस टाइप के, और इसके फोकस पर रखा जाता है। ये जो दंत चिकित्सक हैं वो भी अपने उपकरणों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से प्राय चेहरों का बड़ा देखने के लिए शेविंग दर्पणों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, शेविंग दर्पणों में। और ये सौर भट्टी होती है, सौर भट्टी में क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश को लाते हैं, बड़े बड़े हमारे अवतल दर्पण में लगे होते हैं और उनको हम एक जगह फोकस करते हैं। समांतर किरणें आती हैं, वो जहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जहाँ से हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो इस वजह से सौर भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ उत्तल दर्पणों का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। उत्तल दर्पणों का प्रयोग, ये तो अवतल दर्पणों का प्रयोग हो गया, और इसका प्रयोग किया जाता है जो वाहनों में पीछे के देखने के लिए। इसमें क्या होता है, जब हम देख रहे होते हैं इधर से तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत छोटा बनता है, तो पीछे से आने वाला जो वाहन होता है वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, ठीक है। और दुकानों में इस्तेमाल सिक्योरिटी में भी किया जाता है। तो ये इनके उत्तल दर्पणों के हमारे उपयोग दिए गए थे। तो अब देखिए संख्यात्मक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो भी हम प्रश्न करेंगे वो इस सूत्र पर आधारित होंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपको पता है f फोकस दूरी है, v जो है वो है वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और u है वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी।
नहीं सॉरी, ये v है जो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, u है वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम ये प्रश्न लेते हैं, अच्छा प्रश्न है, इसको समझिए। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की, तो ये वक्रता त्रिज्या दी हुई है, देखिए वक्रता त्रिज्या r दी हुई है, r बराबर 24 सेंटीमीटर। तो f कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, r बराबर r/2 बराबर 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, जब हम सूत्र में उपयोग में रखेंगे तो इसका मान ऋणात्मक रखेंगे। इसके सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब है u बराबर 3 सेंटीमीटर है, u बराबर 3 सेंटीमीटर। जब हम इसका मान रखेंगे तो u बराबर -3 सेंटीमीटर। ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस का मतलब इसका धनात्मक मान। इसी तरह से f का ये मॉडुलस है, f का मान हम जब रखेंगे तो ये रखा जाएगा -12 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों रखा गया जाएगा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये पूछा है मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, इसका मतलब हमें v का मान निकालना है, v का मान। तो इसमें हम रख देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पहले हम सूत्र लिखेंगे और जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उनको चिन्ह सहित रख देंगे। तो 1/-12 बराबर 1/v जो हमें निकालना है, प्लस 1/-3। इसको हम इधर ले आएंगे तो 1/3 माइनस 1/12 बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 12 यहाँ हो जाएंगे 4 माइनस 1 बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा 3/12 बराबर 1/v। तो v बराबर ये होगा, v बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब धनात्मक मान आया, धनात्मक मान आया तो इसका मतलब प्रतिबिंब पीछे बनेगा। इसका हम किरण आरेख भी खींच के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ये जैसे ये बना हुआ है अवतल दर्पण, और इसका फोकस होगा 12 सेंटीमीटर, ये f, ये 12 सेंटीमीटर, और ये वस्तु रखी हुई है 3 सेंटीमीटर। ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर ये p है, तो यहाँ, और ये वक्रता केंद्र होगा। तो जब यहाँ से किरण चलेगी तो ये फोकस से होके जाएगी, ये समझिए फोकस, और यहाँ से जब किरण चलेगी ये, तो ये इनको पीछे जाके मिलाएंगे तो ये दूरी 4 सेंटीमीटर आए। तो आभासी दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, की दूरी पर बनेगा। तो इस वजह से किरण आरेख भी आपको खींचना आना चाहिए। यही आपका उत्तर इसमें है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, इसका मतलब है कि ये I दिया हुआ है, I का संख्यात्मक मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। U का संख्यात्मक मान है 16 सेंटीमीटर रखिए। दर्पण पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। इसका मतलब ये है, ये है वस्तु की ऊंचाई, तो ये O होगा, O, और ये I है, ये है 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, 3 सेंटीमीटर। ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसमें O तो हमारा प्लस 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये होगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो, और ये I होगा वो -3 सेंटीमीटर, और इसमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, I/O बराबर -V/U, ठीक है। यहाँ पे हम इनके धनात्मक मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2
माइनस, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है U 16 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 यहाँ पे वास्तविक 16 दर्पण की दूरी पर रखी है, तो V अपॉन यहाँ पे चिन्ह का मान और U दिया हुआ है 16, तो ये 16, ठीक है। यहाँ पे भी इनके परिमाण रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इससे ये कैंसिल हो गया 8, तो V बराबर -24 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब इसमें रख देंगे, अब हमें क्या पूछना है, इसकी फोकस दूरी, तो इसमें रख दीजिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये 1/f बराबर 1/v, v कितना है -24 प्लस u कितना है, u है ये रखा हुआ 16 सेंटीमीटर, चिन्ह सहित -16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे तो 1/f बराबर एलसीएम लेंगे 48 -2 और ये प्लस -3, तो f बराबर आ गया 48 बचे -5, तो ये बराबर -9.6 सेंटीमीटर। इसमें ऋण चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि ये अवतल दर्पण है, तो ये 9.6 सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर मिल गया। और दूसरा इसमें पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, ये भी पीछे मिल गई, माइनस चिन्ह ये पता कर रहा है कि ये दर्पण के आगे बनेगा, और 24 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये हमारा प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 3 गुना प्रतिबिंब बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि m बराबर 3 दिया हुआ, 3 गुना, और ये u दिया हुआ है, u का आंकिक मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अगर हम फोकस दूरी पता चल जाएगी तो हम फिर वक्रता त्रिज्या भी निकालेंगे। तो अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखा हुआ है, ठीक है, और उसका 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हम पता चल जाएगा अगर हमने u को x लिया है आंकिक मान, ठीक है, तो v बराबर भी हमारा 3x होगा, ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, तो इस वजह से u भी हमारा -x होगा बराबर -10 होगा, और v बराबर भी -3x होगा, अर्थात ये -30 होगा। तो यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए 1/f बराबर 1/v -30 माइनस 1/-10, तो ये प्लस, तो 1/f बराबर 30 और -1 -3, तो ये हो जाएगा 4, तो f बराबर 30/-4, तो f बराबर -7.5। तो इसका ये माइनस चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि हमारा दर्पण है अवतल है, तो इसका आंकिक मान कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो r बराबर 2f बराबर 2 × 7.5 बराबर 15 सेंटीमीटर। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो इसकी देखिए वक्रता त्रिज्या पता चल गई। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए, ये सूत्र पता होना चाहिए, ये सूत्र पता होना चाहिए, और ये सूत्र पता होना चाहिए, m बराबर I/O, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस सूत्र को इस प्रश्न को अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगली बात, अगला क्वेश्चन इसमें ये है, अगला हमें समझना होगा कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें किसकी ऊंचाई दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, O की ऊंचाई दी हुई है, O बराबर 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो F बराबर 15, ये इसका आंकिक मान है 15 सेंटीमीटर,
आंकिक मान है। ठीक है, फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी इसका आंकिक मान है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर उसका चमकीला प्रतिबिंब बने पर्दे पर, और उसकी प्रकृति भी बताइए। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर आकार, और हमें इसका आकार भी बताना है, प्रकृति भी बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें ये लेंगे कि ये कितनी दूरी पर रखा जाए, कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, ये यू दिया हुआ ये, तो यहाँ से हम पहले वो निकाल लेंगे, इसका v निकाल लेंगे, 1/v प्लस 1/u, ये चिन्ह सहित रखेंगे, 1/-15 बराबर 1/v। 1/v का मतलब ये हमें निकालना है, और -1/20, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/15, और 1/v बराबर 60 3 माइनस 2, तो ये हो गया 1/60, अर्थात v बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये धनात्मक आया, तो इसका मतलब पीछे बनेगा, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के सामने ये, इसमें u 20 सेंटीमीटर है, f 15 सेंटीमीटर है, तो इसका ऋणात्मक आना चाहिए था। देखिए ये इधर आ गया, तो 1/20 ऋण 1/15, तो इसको हम भाग देंगे, तो 20 का भाग जाएगा 3 बार, और 15 का भाग जाएगा 4 बार, तो यहाँ ऋण आएगा, ये ऋणात्मक, तो इसका मतलब आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। और उसका आकार, तो देखिए I/O बराबर V/U, इसका आंकिक मान लेंगे। I हमारा कितना है, निकालना है। ठीक है, O कितना है, 3 सेंटीमीटर, बराबर V कितना है, 60, और U कितना है, 15। ठीक है, U है 20, तो इससे कैंसिल हो गया 3 बार, तो I बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। और ये कैसा बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चनों को आप समझ लें, और आप अपनी टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिनको और अच्छी तरह से पढ़ें। चलिए अब हम अगले उस पर आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। देखिए इसमें एक गाड़ी के पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए, पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए हमने आपको बताया था उत्तल दर्पण लगाया, 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ये वक्रता त्रिज्या दी हुई है, r बराबर 2 मीटर, तो इसका मतलब है f बराबर 1 मीटर हो जाएगी। यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, इसका मतलब है u बराबर है उसका 6 सेंटीमीटर। ये हम आंकिक मान ले रहे हैं, आंकिक मान 6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर पर हो, तो बस का प्रतिबिंब की स्थिति, आकृति और आकार बताइए। हमें पहले v निकालना है, ये कितना होगा, तो इसमें हम रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए इसमें f धनात्मक होगा, 1/1 बराबर, b हमें निकालना है, और प्लस ये ऋणात्मक होगा, ये रखा है 6 मीटर -6। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/1 धन 1/6, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर एलसीएम 6 हो गया, यहाँ 6 धन 1, तो ये v बराबर आ जाएगा 6/7 मीटर या 0.86 मीटर। ठीक है, ये मीटर दूर बनेगा, लेकिन ये पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। अब आता है आकार, तो I/O बराबर V/U, ये भी हम वैसे मान रखेंगे। तो I हमें निकालना है, I/O का अनुपात निकालना है, तो ये V हो जाएगा 0.86 बटे 1 I/O, तो I/V/U ये हो गया 1। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिए, I/U कितना, हाँ 6, ये होगा 6, तो 6 होगा, तो इसमें हम भाग देंगे, तो I/O बराबर आ जाएगा 0.14 गुना, तो ये हो गया हमारा, इसका मतलब 0.14 गुना प्रतिबिंब बनेगा,
गुना प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसको भी आप समझ लें अच्छी तरह से। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको समझने का प्रयास करिए, साथ साथ आप नोट भी करते जाइए। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, तो इसका मतलब ये है कि ये ओ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकस दूरी का आंकिक मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी आधी होगी, ठीक है। वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का आंकिक मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ये बताइए। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो इसमें ये दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी, जो सॉरी धनात्मक होगी, धनात्मक। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f को देखिए तो 1/15 बराबर 1/v, 1/v का मतलब ये है 1/b हमें निकालना है, ठीक है, और प्लस 1/ ये हो गया -20। तो ये 1/b बराबर 1/15 प्लस 1/20, 60 एलसीएम हो गया। और यहाँ पे हम लेंगे तो ये 4 धन 3, ठीक है, 15 चौकू 60 और 20 3 60। तो v बराबर हो जाएगा 60/7 मीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति क्या होगी, प्रकृति हमारी इसकी आभासी होगी, आभासी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और आकार हम यहाँ निकाल सकते हैं, आकार I/O और V/U। I हमें निकालना है, I हो गया, O दिया हुआ है O5 बराबर V यह आ गया 60/7 इंटू U है 20। तो ये इससे 3 बार कैंसिल हो गया, तो I बराबर हो गया 15, तो बचे 15/7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है।